हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी फिजिकल आर्ट्स क्लास में। आज के इस वीडियो में इतिहास के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इतिहास का ये पहला वीडियो है, पहला चैप्टर आज शुरुआत करने वाले हैं। तो पहले चैप्टर से पहले थोड़ा सा बेसिक जानकारी इतिहास के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि जब हम आगे इतिहास में पढ़ेंगे तो इन्हीं सब शब्दों को इस्तेमाल करेंगे। बाद में आपको समझ में नहीं आएगा तो आप ही यही कहेंगे कि जो है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इतिहास में बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम होती है समझने में, याद करने में। तो मैं साथ साथ में आपको बताऊंगा कि कैसे समझते हैं, कैसे याद करते हैं, सब कुछ इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इतिहास का ये पहला वीडियो। पहले चैप्टर से पहले कुछ बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए, जैसे कि इतिहास क्या होता है पहले यही जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम टॉपिक पे आएंगे। सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा है, एक एक करके मैं समझाता हूँ कि इतिहास क्या होता है, बहुत ही सिंपल और आसान शब्दों में। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा है इतिहास। इतिहास यानी हिस्ट्री। अगर बात करें पहले हम हिस्ट्री के, तो हिस्ट्री जो शब्द है ये हिस्टोरी शब्द से यानी ग्रीक शब्द है। जो हिस्टोरी शब्द है ये ग्रीक शब्द है। जैसे हम भारत के लोग हैं तो हम भारत के लोगों की भाषा सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? आपका जवाब होगा हिंदी। तो जैसे हम भारतीय की भाषा सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाने वाली है वो हिंदी, ऐसे ही यहाँ पे लिखा है ग्रीक। तो ग्रीस एक देश है, ग्रीस या यूनान भी उसे कहते हैं, एक देश है यूरोप महाद्वीप में। उस देश में जो भाषा बोली जाती है सबसे ज्यादा वो है ग्रीक भाषा, ठीक है, या उसे यूनानी भाषा भी कहा जाता है। तो वहां की जो भाषा है ग्रीक, उसी शब्द से मिलकर जो है बना है। हिस्टोरी जो शब्द है उसी से बना है ग्रीक शब्द से, और वो शब्द है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया शब्द से हिस्टोरी बना है और हिस्ट्री से हमारे पास इतिहास आया है। तो दोस्तों यहाँ पे बात यह है कि हिस्टोरिया शब्द का मतलब क्या होता है। तो हिस्टोरिया शब्द का मतलब होता है जांच करना, पूछताछ करना या अनुसंधान। अगर तीनों की मतलब निकाले तो सिंपल सी बात यही कहा जा रहा है कि किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। जांच का मतलब क्या होता है? किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना। पूछताछ का मतलब हम जैसे किसी से पूछते हैं, कुछ भी पूछते हैं, कोई पता पूछते हैं या कुछ भी पूछते हैं तो हम उससे जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐसी अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब खोज करना, रिसर्च करना। तो हम जब कुछ खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं तो उससे क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि इतिहास का मतलब हम ये कह सकते हैं, हिस्ट्री का मतलब ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज का या किसी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करना इतिहास कहलाता है। ये हिस्ट्री शब्द के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे इतिहास हिंदी में भी समझ लेते हैं। इतिहास हिंदी में दो शब्दों में है बांटा गया है, एक इति, दूसरा हास्य। इति का मतलब ऐसा ही और हास्य का मतलब हुआ होगा। हम ऐसा कल्पना करते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा। कोई भी घटना ऐसा ही हुआ होगा, हम ये समझते हैं, कल्पना कर सकते हैं। जैसे मान लो आप कोरोना काल देखे हैं। जब आप उस टाइम पे थे तो आप ये जानते होंगे कि कोरोना में कैसे लॉकडाउन लगा था, कितनी समस्याएं हुई थी, आप सब अच्छे से जानते हैं। अब दोस्तों आने वाली पीढ़ी जो है आपकी, मान लीजिए आपके जब बच्चे होंगे तो उस टाइम पे अगर आपके बच्चे जो है आपसे पूछेंगे कि कोरोना क्या है, कोरोना की बीमारी के बारे में कुछ बताइए, तो आप बताओगे जबकि कोरोना एक बहुत बड़ी भयानक बीमारी थी, पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया था, लॉकडाउन लग गया था, सब लोग अपने घर पे वापस लौट रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया था। तो आप बताओगे तो बच्चे क्या करेंगे? उस चीज को महसूस करेंगे और वो बच्चे ऐसा ही हुआ होगा ये कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही हुआ होगा वो कल्पना कर सकते हैं कि कुछ देखे तो है नहीं, सिर्फ इस चीज को महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। तो दोस्तों इतिहास का मतलब ये हुआ कि जो अतीत में घटनाएं घटी हैं उसके बारे में जानना, समझना इतिहास कहलाता है। अब देखो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं परिभाषा में कि इतिहास में घटित घटनाओं का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। जो अतीत है, अतीत का मतलब जो बीत गया है, उस टाइम के उसके समय जो घटनाएं घटी हैं उसकी घटनाओं के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो इतिहास कहा जाता है। और बहुत सारे इतिहासकारों ने अपने अपने तरीके से परिभाषा दिया है। जैसे यहाँ पे वर्तमान का भूगोल ही इतिहास है, बहुत ही कमाल की परिभाषा है। देखिए जरा यहाँ पे कहा गया कि इतिहास जो वर्तमान का भूगोल है वही इतिहास है। मतलब ये दोस्तों भूगोल का मतलब ये है कि आप जिस टाइम पे जहां पे बैठे हैं वहां का वातावरण कैसा है, वहां की जलवायु कैसी है, वहां पे धूप हो रही कि बारिश हो रही कि आंधी बह रहा है, क्या हो रहा है, तो उस सिचुएशन में जिस अवस्था में आप वहां पे हैं इसका मतलब ये है कि आपकी वो भूगोल हो गया, ठीक है। यानी भूगोल हमें प्रेजेंट को दिखाता है।
अब दोस्तों बात यह है कि जो बीत जाएगा वही इतिहास कहलाएगा। तो वही बात कहा गया कि वर्तमान का भूगोल आगे चलकर इतिहास बनता है, यही सेंटेंस यहाँ पे कहा गया है। तो दोस्तों ये तो बात होगी इतिहास के बारे में। अगर इसको पूरा निचोड़ कर मैं एक लाइन में अगर आपको बताऊं तो समझ जाइए कि जो बातें बीत गई हैं उसके बारे में जानना, समझना, अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इतिहास की जनक हेरोडोटस है, क्योंकि हिस्ट्री जो शब्द है, इस हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेरोडोटस ने किया था, इसीलिए इन्हें फादर्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के जनक कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है हिस्टोरिका। इस हिस्टोरिका में जो है इन्होंने इतिहास के बारे में वर्णन किया है। ये तो बात हो गई इनके बारे में, इतिहास के बारे में कि इतिहास क्या है। अब बात करते हैं कुछ और बेसिक जानकारी, फिर इसके बाद टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ और बेसिक जानकारी के बारे में। इतिहास को कितने भागों में बांट के अध्ययन किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में भविष्य में ये बहुत काम देगा। आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है भविष्य में, तो ये सब कुछ जो है आपको काम देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इतिहास को 3 भागों में बांट के अध्ययन किया जाता है। इसमें प्राग ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल है और ऐतिहासिक काल है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, फिर इनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, प्रागे का मतलब प्राचीन और ऐतिहासिक यानी प्राचीन इतिहास की बात हो रही है, काल मतलब समय, मतलब कहा जाए कि बहुत प्राचीन समय की बात है इसमें जो हम घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। इसमें एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि इस काल में, इस समय कोई भी लिखित सामग्री नहीं मिली है। मतलब ये है कि जब इतिहास में इसको हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसे साक्ष्य नहीं है लिखित में जिसके आधार पे हम पता कर सके कि ये चीज ऐसा ही हुआ होगा या फिर ऐसा ही था। वो लिखित कोई सामग्री नहीं है। यहाँ जो कुछ भी है किसी भी वस्तु के आधार पे पता चलता है कि ये चीज ऐसा हुआ होगा, है ना, जिसमें हम इसे पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण का मतलब पत्थर और काल का मतलब समय या युग भी कह सकते हैं। तो ये पत्थर युग है। इसमें विभिन्न प्रकार के पत्थरों के औजार बनाए गए हैं, पत्थरों के उपकरण बनाए गए हैं, और उसी उपकरण, उसी औजारों, उसी साक्ष्य के आधार पे हम ये पता करते हैं कि ये प्रागे ऐतिहासिक काल माना जाता है। तो दोस्तों ये तो बात होगी कि इस काल में कोई भी लिखित सामग्री नहीं है। जो कुछ भी मिला है इसमें पत्थरों के औजार मिले हैं, उपकरण मिले हैं, उसी के आधार पे हम ये पता कर सकते हैं कि प्रागे ऐतिहासिक काल की बात इसमें है। अब दोस्तों बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य का मतलब होता है अधूरा, ठीक है, और ऐतिहासिक मतलब कि ऐसा इतिहास जो अधूरा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है दोस्तों कि इसमें लिखित सामग्री मिला कि कहीं पे कुछ लिखा है, लेकिन उसमें ये पता तक नहीं चल पाया कि लिखा क्या है। बहुत सारे लोग हो ना जो लिखते हैं कॉपी में, तो पता नहीं चलता कॉपी में लिखे क्या है। ऐसे ही यहाँ पे इतिहास में जब इससे साक्ष्य मिला, साक्ष्य का मतलब सबूत होता है। जब साक्ष्य मिला तो उसमें ये पता चला कि भैया कुछ लिखा है, लेकिन आज तक पढ़ा नहीं जा सके लिखा क्या इसमें है। तो दोस्तों आद्य इतिहास का मतलब इसमें लिखित सामग्री मिला लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए इसे अधूरा इतिहास कहते हैं। इस इतिहास में हम 2 प्रकार से अध्ययन करते हैं। इसमें 2 भागों में बांटा गया है, एक सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में आप जो है 4 जो वेद वगैरह हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। जो मेन टॉपिक हमारा है वो सिंधु घाटी सभ्यता है, और यही टॉपिक जो है आप 12th में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ने वाले हैं। इसमें पहला चैप्टर है ईंट, मनके और अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, उसके पीछे क्या कर रहे हैं, सब कुछ डिटेल में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये तो बात होगी आदि इतिहास की। लगे हाथ ऐतिहासिक काल के बारे में जान जाते हैं। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल का मतलब यह है कि इसमें लिखित सामग्री मिले और उससे पढ़ा भी जा सका। मतलब जो भी हमें सबूत मिला है, जो साक्ष्य मिले हैं इतिहास में, उसमें जो भी लिखा है उसको पढ़ा भी जा सका है, और जो भी प्रमाण हमारे पास है उसके पूरा जो है सबूत है कि भैया ये देखो ऐसा ही घटना घटा था, लिखित सामग्री है। तो इसको 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, एक प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आधुनिक इतिहास। तो ये जो इतिहास है ये 3 भागों में बांटा गया है, और भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट के अध्ययन किया जाता है। ये तो बात हो गई डिटेल में इसके बेसिक जानकारी के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है वो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला टॉपिक। तो दोस्तों बात करते हैं अब पहले अध्याय की बेसिक जानकारी। मैंने आपको बता दिया है
अब डिटेल में समझते हैं पहले चैप्टर को। मैं एक एक शब्द का मतलब बताऊंगा। सबसे पहले चैप्टर को ये समझते हैं कि चैप्टर में क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि जब चैप्टर समझ जाएंगे कि चैप्टर का नाम क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में क्या पढ़ना है, तो सब कुछ जो है आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले चैप्टर ही समझते हैं कि चैप्टर में आखिर क्या कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, चैप्टर का नाम है ईंट, मनके और अस्थियां। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता है, इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम दिया गया है। क्यों कहते हैं अभी आगे डिटेल में समझने वाले हैं। उससे पहले समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को जो है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये तो डेट हो गया कि 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक डेट हो गया। अब यहाँ पे बहुत लोग के मन में डाउट रहता है कि ईसा पूर्व क्या होता है, ईस्वी क्या होता है। तो चलिए इसको भी एक बार समझ लेते हैं। आसान शब्दों में मैंने यहाँ पे लिखा है, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को बीसी भी कहते हैं और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, पहला पॉइंट। अब ईसा पूर्व का मतलब पूर्व मतलब पहले। ठीक है, ईसा मसीह जन्म के पहले की जो घटना है उसे ईसा पूर्व कहा जाता है। अब देखिए आगे, यहाँ पे ईस्वी, अगर कहीं पे ईस्वी लिखा हो तो ईस्वी को एडी कहा जाता है और एडी मतलब होता है एनो डोमिनी। ठीक है, इसका मतलब है ईसा मसीह जन्म के बाद की घटना। एक ऐसी घटना है जो ईसा मसीह जन्म के पहले हुई है और एक ऐसी घटना है जो ईसा मसीह जन्म के बाद हुई है। तो उसी को ईस्वी और उसी को ईसा पूर्व कहा जाता है। आज के डेट में अब प्रेजेंट टाइम में बीसी की जगह सीई प्रयोग किया जाता है, जिसे कॉमन इरा कहते हैं, और एडी की जगह बीसीई प्रयोग किया जाता है, जिसे बिफोर कॉमन इरा कहा जाता है। अब यहाँ पे जो लिखा गया है इस चीज को मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझा दूं। जैसे देखिए 2024 चल रहा है। अब 2024 चल रहा है तो कभी 2000 रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा, तभी तो 2024 आया है। अच्छा, मान लीजिए 2000 रहा होगा तो कभी 1000 रहा होगा कि नहीं रहा होगा, बिल्कुल 1000 रहा होगा। तो कभी एक से तो शुरुआत हुआ होगा जरूर, है ना। तो जहां से एक शुरुआत हुई है उसी को ईसा मसीह का जन्म माना गया है। ठीक है, अब इसके बाद जो है जब एक से आगे आएंगे तो पहले फिर इसके बाद 100, 200, 300, फिर इधर बढ़ेगा ये, है ना, इधर बढ़ेगा, इधर से इधर बढ़ेगा, फिर इधर से इधर बढ़ेगा। सिंपल सी बात ये है। तो जब इधर बढ़ेगा तो इसमें उल्टा चलता है, हम 100, 200, 300 ऐसे चलेंगे और इसमें सीधा सीधा चलता है। तो यहाँ पे देखिए बीसी हो गया और ये हो गया एडी। ईसा मसीह जन्म के पहले की जो घटना है उसे बीसी कहा जाता है और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो घटना है उसे एडी यानी ईस्वी के नाम से जाना जाता है। ये तो दोस्तों बात होगी बेसिक जानकारी इस डेट के बारे में कि अगर कहीं ईस्वी ईसा पूर्व लिखा है तो उसे हम कैसे समझेंगे, उसका मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे ईंट, मनके और अस्थियां चैप्टर का नाम है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट है ईंट, मनके और अस्थियां क्या है। पहला सवाल स्टेप बाय स्टेप समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। पहला है कि ईंट, मनके और अस्थियां क्या है, तो ये अवशेष है। पहला पॉइंट ये क्या है, एक अवशेष है। अवशेष का मतलब क्या होता है, बचा खुचा। बचा खुचा मतलब सिंपल भाषा में कहा जाए, जैसे मान लीजिए आप शादी में गए हैं, डीजे पे डांस करते, मतलब आप बिजी हो गए हैं, इतना डांस करने में बिजी हो गए हैं कि खाना वाना भूल गए हैं। अब देखो होता क्या है कि जब लास्ट में हम पहुंचते हैं तो आधा खाना खत्म हो जाता है, जो कुछ बचा बचा रहता है वही मिलता है। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो बचा खुचा है उसी को अवशेष कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए वो अवशेष, ये पहला स्टेप हो गया। ठीक है, अब दूसरा स्टेप ये है कि ये अवशेष किसके हैं। स्टेप नंबर 2, ये अवशेष जो है ये किसके हैं, तो पता चला ये अवशेष मानव और उनके द्वारा, जो मानव के द्वारा जो वस्तुएं प्रयोग की जाती थी उन वस्तुओं के अवशेष हैं तथा जानवरों के अवशेष हैं। तो हमें पता चला कि जो अवशेष हैं ईंट, मनके और अस्थियां, ये मानव के भी हैं, उनके द्वारा जो मानव के द्वारा जो वस्तु प्रयोग की जाती थी वो भी है, और जानवरों के भी कुछ अवशेष हैं। तो अब यहाँ पे ये पॉइंट समझ में आ गया। अब अगला तीसरा स्टेप देखिए, तीसरा स्टेप यहाँ आता है कि ये अवशेष कहाँ मिले हैं। ये अवशेष मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, जवाब मिला हमें कि सिंधु घाटी सभ्यता में ये अवशेष हमें मिले हैं। फिर सवाल है कि जो है इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। स्टेप नंबर 4 में हमें पता चला कि इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम अवशेष हमें
हड़प्पा से ही मिला है। जो सर्वप्रथम अवशेष मिला है वो हड़प्पा से ही मिला है, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु जो नदी है, उस सिंधु नदी के जो घाटी है, उसी घाटी में अवशेष मिले हुए हैं, तो इसीलिए जो है इसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। वर्तमान समय में हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है और जो है ये रावी नदी के तट पर है। यहां से 1 नंबर का सवाल बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे तो पता चल गया कि जो है हमें कि हड़प्पा जो है पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर है, और स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया कि जो ये अवशेष कहां से मिले हुए हैं। अब ये आगे टॉपिक आता है हमारा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो आगे अब देखते हैं आगे क्या होता है।